हमारे सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे विद्यासागर नौटियाल जी द्वारा लिखित कहानी माटी वाली के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। मित्रों, यह माटी वाली कहानी हमारी कक्षा 9 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 से ली गई है। इस पुस्तक से कक्षा 9 की परीक्षा में प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, इसलिए हम प्रश्नोत्तरों का अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। मित्रों, विद्यासागर नौटियाल जी ने माटी वाली ये कहानी लिखी। क्यों लिखी? विद्यासागर नौटियाल जी टिहरी परियोजना, जो उत्तराखंड राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है, जिससे कि टिहरी डैम का निर्माण हुआ और पूरे भारत में बिजली की आपूर्ति इस डैम के द्वारा की जाती है। इस परियोजना में टिहरी निवासियों को जो विस्थापन का दंश झेलना पड़ा, उस पर ये कहानी लिखी गई है। टिहरी परियोजना उत्तराखंड राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है। इसने जहां राज्य के विकास की कई नई संभावना के द्वार खोले, वहीं टिहरी के निवासियों को विस्थापन का दंश भी प्रदान किया। माटी वाली ये जो कहानी है, इसमें विद्यासागर नौटियाल जी ने विस्थापन की समस्या को प्रभावी ढंग से उठाया है। गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक चित्र माटी वाली कहानी में खींचा है। मित्रों, आइए विद्यासागर नौटियाल जी से परिचित हो जाएं। विद्यासागर नौटियाल जी का जन्म 1933 में और मृत्यु 2012 में हुई। समसामयिक कथा लेखक विद्यासागर नौटियाल का जन्म माली देवल गांव टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ और उच्च शिक्षा वाराणसी से। पहाड़ी जीवन, विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ के कुशल चितेरे नौटियाल जी की कथा भाषा में मिट्टी की सौंधी गंध रची बसी है। आइए माटी वाली जो हमारी कहानी है, उस पर आधारित प्रश्न उत्तरों को, जो क्वेश्चन आंसर हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रथम प्रश्न है, वो है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कनस्तर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? माटी वाली एक स्त्री है। इस कहानी में एक ऐसी स्त्री का चित्रण किया गया है जो घर घर में लाल मिट्टी, जो लिपाई पुताई के काम आती थी पुराने कच्चे मकानों में, वो लाल मिट्टी अपने कनस्तर में लेकर जाती थी और मिट्टी पहुंचाने वाली अकेली ही वो थी, उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। वो माटी मतलब मिट्टी टिहरी शहर के उसे चूल्हे पोते जाते थे, चूल्हे चौके की लिपाई के लिए इस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती थी। इसलिए वह घरों में साफ लाल मिट्टी हर हालत में पहुंचाती थी अपने कनस्तर में भर भर करके, और माटी वाली के नए ग्राहक भी बनते जा रहे थे। तो घर घर जाकर माटी बेचने वाली यह औरत नाटे कद की एक महिला थी, टिहरी निवासी थी। तो अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कनस्तर को भी अच्छी तरह से पहचानते थे। आपकी समझ से कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? उत्तर देखेंगे। शहरवासी माटी वाली तथा उसके कनस्तर को इसलिए पहचानते होंगे क्योंकि पूरे टिहरी शहर में वही अकेली माटी वाली थी, उसका कोई भी प्रतियोगी नहीं था। मतलब दूसरा कोई माटी पहुंचाने वाला था ही नहीं, अकेली वही थी।
वही शहरों के सभी घरों में लीपने वाली लाल मिट्टी देती थी, जिसे लिपाई पुताई के काम आती थी। लाल मिट्टी की सबको ज़रूरत होती थी, इसलिए सभी उसे पहचानते थे तथा उसके ग्राहक थे। वह पिछले कई वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी, इस कारण स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसे पहचानते थे। माटी वाली की गरीबी, फटेहाली और बेचारगी भी उसकी पहचान का एक मुख्य कारण रही होगी। काफ़ी गरीब थी वो, मिट्टी ढोने का काम करती थी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा प्रश्न है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? अब वो अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का उसके पास समय ही नहीं था। जैसे लोग सोचते रहते हैं अच्छे बुरे के बारे में, उसके पास तो समय नहीं था। क्यों नहीं था समय भाई उसके पास? तो उसका हम यहाँ पे समझते हैं कि उसके पास समय क्यों नहीं था। माटी वाली एक गरीब और निम्न स्तर का जीवन जीने वाली महिला थी, बहुत अत्यंत गरीब। वह मेहनत करके रोजी रोटी कमाती थी। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या अपना तथा बूढ़े का पेट पालना ही था। अब वो माटी वाली काफ़ी वृद्ध महिला थी और उसका एक जो बूढ़ा था, उसका पति था, वो घर में बीमार रहता था, वो कुछ कमा नहीं पाता था। तो उसके सामने गरीब महिला थी और उसके सामने सबसे बड़ी समस्या अपना और अपने बूढ़े का पेट पालना था। इस काम के लिए सबसे पहले वह माटा खान जाती थी। माटा खान मतलब जहाँ से मिट्टी खुदाई करके लाती थी, उसे माटा खान बोलते हैं। और वहाँ से मिट्टी खोद कर लाती थी, फिर उसे कनस्तर में भरकर घर घर बेचती थी। इन्हीं सब काम में उसका सारा समय, सारा दिन बीत जाता था, जिसके चलते माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिल पाता था। वो सोचने का समय ही नहीं था उसके पास। वो अपने कार्य में मिट्टी खोदना, फिर उसको कनस्तर में भरना, फिर लोगों के घर घर पहुंचाना, एक के घर दिया फिर दूसरे ने ऑर्डर दे दिया, तो इस तरह से वो कनस्तर में भरकर अपने सिर पर ले जाती थी। इस प्रकार से उसका पूरा समय, पूरा दिन बीत जाता था। तो उसके पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में अवश्य आता है। प्रश्न है कि भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? भूख मीठी या भोजन मीठा, क्या होता है मीठा? भूख होती है मीठी कि भोजन होता है मीठा? अब यहाँ पर स्वादिष्ट क्या होगा, भूख होगी या भोजन होगा? ये क्वेश्चन यहाँ पर आया है। तो प्रश्न का उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से। इस प्रश्न से यह तात्पर्य है कि भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं होता। भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं होता, वह भूख के कारण स्वादिष्ट लगता है। इसलिए रोटी चाहे रूखी सूखी हो या साग सब्जी के साथ हो, वह भूख के कारण मीठी प्रतीत होती है। अतः स्वाद भोजन में नहीं, भूख में होता है। भूख लगने पर रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगने लगता है और भूख ना होने पर स्वादिष्ट भोजन भी बेस्वाद, बिना स्वाद वाला लगने लगता है। अगर भूख होगी तो रूखा सूखा बासी जो कुछ भी बचा होगा उसको खा जाएंगे, और भूख नहीं होगी तो सब रूखा सूखा, भूख लगी होगी तो रूखा सूखा सब खा जाएंगे, और भूख नहीं होगी तो आपको स्वादिष्ट भोजन भी दिया जाएगा तो उसमें भी आप नखरे मारेंगे, उसको भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसमें कहेंगे ये तो अच्छा नहीं बना, ये मुझे नहीं खाना है। तो अगर भूख होगी तो आप रूखा सूखा भी खा जाएंगे। तो यहाँ पर है भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त
कीजिए। उत्तर देखेंगे। अब देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने बहुत ही मेहनत करके, बहुत गाढ़ी मेहनत करके, उस समय इतने संसाधन नहीं थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके कुछ चीज़ें कमाई, एकत्र की, और हम क्या करते हैं, उनको बेकार समझ करके उनको बेच देते हैं। तो मालकिन कहती है कि पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को अगर हम सस्ते भाव में बेच देंगे, हराम के भाव बेच देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है और मेरा दिल इसमें गवाही नहीं देता। हम उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं? लिखेंगे, पीढ़ियों से चली आ रही धरोहर ही हमारी विरासत है, यह अमूल्य है, इसका मूल्य रुपये पैसों में नहीं आंका जा सकता है, इसे तो संभाल कर ही रखना चाहिए। मतलब हमारे पूर्वजों ने जो चीज़ें एकत्रित करके रखी हैं बहुत मेहनत से, तो उनको हमें अपने पुरखों की चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि हम उनका मूल्य रुपये पैसे नहीं आंक सकते। हम ये नहीं देख सकते कि इसकी कीमत कितनी है। ये अमूल्य है, उसके कोई कीमत ही नहीं है, अमूल्य, जिसका मूल्य ही नहीं नापा जा सकता। कुछ लोग स्वार्थवश, लालचवश इसे औने पौने दामों में बेच देते हैं, मतलब कम दाम जो भी मिले बेच दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो कमाया नहीं है, मेहनत तो पूर्वजों ने की, वो चले गए, जिसने मेहनत की वो उसके मूल्य को समझता था, तो औने पौने दामों में बेच देते हैं, जो कभी भी उचित नहीं होता। हमें इनके पीछे छिपी भावना को समझना चाहिए। यह हमारे पूर्वजों की धरोहर हैं, इसे संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य है। यही धरोहर किसी दिन हमारे लिए गर्व का विषय बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जब हमारे ही पास होंगी और दूसरे के पास नहीं होंगी, तो हमारे लिए गर्व की बात है। और बहुत हमें अपने पूर्वजों की चीज़ों को इस प्रकार से औने पौने दामों में नहीं बेचना चाहिए, उनको संभाल कर रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है मित्रों, देखिए, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। अब माटी वाली के पास कुछ रोटियां थी, उस रोटियों का वो हिसाब लगाती हुई जा रही थी, तो रोटियों का भी हिसाब लगा रही है, तो ये उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। सबसे पहली बात मैंने बताई कि माटी वाली बहुत ही अत्यंत गरीब महिला थी, तो ये अत्यंत गरीबी ही है कि रोटियों का हिसाब लगाना पड़ रहा है, कौन कितनी रोटी खाएगा, हिसाब लगाना पड़ रहा है। तो क्या किस मजबूरी को प्रकट करता है? हम उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी, फटेहाली और आवश्यकता की मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली दिन भर के अथक परिश्रम, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी इतना नहीं कमा पाती कि जिससे वह अपना तथा अपने बूढ़े बीमार पति का पेट भर सके। यह माटी वाली की विवशता ही थी कि रोटियों का हिसाब लगाकर वह स्वयं खाती थी तथा बाकी बची रोटियां अपने बीमार बूढ़े पति के लिए रख लेती थी। घोर दरिद्रता यहाँ पर बताई गई है। अगले प्रश्न पे चलेंगे मित्रों। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां मतलब सूखी रोटियां। कभी माटी वाली इतनी गरीब थी, कभी कभी उसके पास सब्जी के भी पैसे नहीं होते थे कि वो सब्जी बना सके और अपने बुढ़े को सब्जी के साथ रोटियां खाने को दे। लेकिन आज उसने मन में ये भाव लाया कि आज मैं बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं खिलाऊंगी, सूखी रोटियां नहीं खिलाऊंगी, को सब्जी बनाऊंगी और सब्जी के साथ रोटी खिलाऊंगी, साग बनाऊंगी। तो अब इसका उत्तर हमने देना है कि माटी वाले के हृदय में क्या भाव उत्पन्न हुए, उन भावों को अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं,
माटी वाली का अपने पति के लिए रोटियां बचाकर ले जाना और उसे साग के साथ खिलाना उसके अपने जीवन साथी के प्रति अटूट प्रेम, समर्पण तथा निष्ठा के भावों को बताता है। वो माटी वाली अपने पति से अटूट प्रेम करती थी, समर्पण का भाव रखती थी और निष्ठा रखती थी अपने जीवन साथी के प्रति। उसकी ये भावनाएं इस पंक्ति में दिखाई देती हैं। दूसरी बात, वह अपने पति के स्वाद एवं स्वास्थ्य दोनों के प्रति चिंता करती थी। वह हर हाल में बूढ़े को खुश देखना चाहती थी। उसे बूढ़े के प्रति दया, वात्सल्य और सहानुभूति है, क्योंकि उसका बूढ़ा पति अब बहुत बुजुर्ग हो गया है, वो चल फिर नहीं सकता, वो कमा नहीं सकता, इसलिए अब उसे बूढ़े के प्रति उसके मन में दया है, प्रेम है, वात्सल्य है, सहानुभूति है और साथ में उसके स्वास्थ्य के प्रति चिंता है, अटूट प्रेम करती है वो माटी वाली अपने पति से। ये इस पंक्ति में दर्शाया गया है। मित्रों, अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। मित्रों, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। सबसे पहले तो गरीब आदमी का घर नहीं उजड़ना चाहिए, उसका घर रहना चाहिए, क्योंकि वो ही एक उसका सहारा है, जो छत है उसके सिर पे। दूसरी बात, गरीब आदमी का अंतिम जो सहारा है, जब अंतिम संस्कार होता है तो वो होता है शमशान में। तो शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ पर गरीब अमीर सबका अधिकार होता है, तो वो भी नहीं उजड़ना चाहिए। ये यहाँ पर माटी वाली जो बुढ़िया है वो कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। जब टिहरी डैम बनकर तैयार हुआ और उसमें पानी छोड़ा गया, तो उसमें सारे गांव जो थे, जो जिनका विस्थापन कर दिया था, खाली घर रह गए थे, वो सब डूब गए। और सबसे पहले क्या डूबा? सबसे पहले डूबा शमशान घाट, जहाँ पर मृत व्यक्तियों को जलाया जाता था। शमशान घाट सबसे पहले डूबे। तो वृद्ध जो माटी वाली थी, उसके मुंह से यही निकला कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। फिर घर डूबे और सरकार ने विस्थापन जिनका हुआ, जिनकी ज़मीन खेत वहाँ पर थे, जिनके पास कागज़ थे अपनी ज़मीन के, उनको ज़मीन के बदले ज़मीन, पैसा वगैरह बहुत कुछ सरकार ने दिया। परंतु जिनके पास कोई कागज़ नहीं था, उनको सरकार कुछ दे नहीं पाई, क्योंकि वो कुछ सबूत नहीं दे पाए। तो ये माटी वाली भी उन्हीं में से एक थी। तो वो बड़ी ही चिंतित हुई, बड़े कष्ट में उसने जीवन जिया। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। जब प्रश्न आता है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, तो इसका उत्तर देखेंगे। यह वाक्य टिहरी बांध के समय उजड़े हुए लोगों की व्यथा, उनकी पीड़ा को माटी वाली के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। गरीबों को रहने का स्थान ही बड़ी मुश्किल से मिलता है और उसी स्थान पर वह जीते हैं और मर जाते हैं, और वह भी डूब जाए तो उनके मरने और जीने का स्थान भी नहीं बचेगा। इसलिए बूढ़ी अपनी वेदना, अपनी पीड़ा, अपने दर्द को प्रकट कर इस बात को कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अगले प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न संख्या 8 मित्रों क्या कहता है? प्रश्न संख्या 8 कहता है कि विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। विस्थापन हो गया, आपकी दूसरी जगह स्थापना हो गई, आपके घर दूसरी जगह बन गई, आप पुराने अपने जहाँ पर आपकी यादें जुड़ी हुई हैं उस घर को छोड़ करके दूसरे घर आपको जाना पड़ा। तो ये विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद यहाँ पर लिखना है। अनुच्छेद हम लिख सकते हैं कुछ भी
विस्थापन के बारे में याद हो तो आप लिख सकते हैं, भारत जिस रफ्तार से विकास और आर्थिक लाभ की दौड़ में भाग ले रहा है, उसी भागम भाग में शहरों और गांवों में हाशिए पर रह रहे गरीब लोगों को विस्थापन नाम की समस्या को झेलना पड़ रहा है। और जो भी थोड़ा बहुत सामान या अन्य वस्तु उनके पास हैं, वो सब उनसे छिन जाता है। बिजली व पानी आदि अन्य समस्याओं से जूझने के लिए नदियों पर बनाए गए बांध द्वारा उत्पन्न विस्थापन सबसे बड़ी समस्या लेकर आया है। सरकार उनकी जमीन और रोजी रोटी को तो छीन लेती है, पर उन्हें विस्थापित करने के नाम पर अपने कर्तव्यों से तिलांजलि दे देते हैं। कुछ करते भी हैं तो वह लोगों के घावों पर छिड़के नमक से ज़्यादा कुछ नहीं होता। भारत की दोनों अदालतों ने भी इस पर चिंता जताई है। इसके कारण जनता में आक्रोश की भावना ने जन्म लिया है। टिहरी बांध इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। लोग पुराने टिहरी को नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके लिए कितने ही विरोध हुए, जुलूस निकाले गए, पर सरकार के दबाव के कारण उन्हें नए टिहरी में विस्थापित होना पड़ा। अपने पूर्वजों की उस विरासत को छोड़कर जाने में उन्हें किस दुख से गुजरना पड़ा होगा, उस वेदना को, उस पीड़ा को, उस दर्द को वही जानते हैं, हम नहीं जान सकते। सरकार को चाहिए कि इस विषय में गंभीरता से सोचे और विस्थापन की स्थिति ना आए, ऐसे कार्य करने चाहिए। और मित्रों देखो, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए और उसके बाद दंगे हुए, तो उस दंगों में भी बहुत सारे लोगों को जो पाकिस्तान से इधर आए, उनको अपने घर बार छोड़ करके आना पड़ा और विस्थापन की समस्या को उस समय भी झेलना पड़ा। आज सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, जिससे शहरों का निर्माण हो रहा है और वहाँ पर भी घरों को विस्थापन किया जा रहा है। इस प्रकार से विस्थापन की समस्या तो आती है, लोगों को बहुत सारे दुखों को, दर्द को सहन करना पड़ता है। लेकिन ये जो टिहरी बांध का जो विस्थापन की समस्या आई और इसमें किस प्रकार से टिहरी के लोगों ने टिहरी परियोजना के कारण अपने घरों को छोड़ना पड़ा, समस्याओं को झेलना पड़ा, और इसमें गरीब लोगों का क्या हाल हुआ, उसको माटी वाली के माध्यम से विद्यासागर नोटियाल जी ने यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से उसका एक मार्मिक चित्र हम कह सकते हैं, जो मन को खींचने वाला संवेदनशील मार्मिक चित्र यहाँ पर लेखक ने खींचा है। और इसमें गरीब और मजदूर श्रमिक वर्ग की समस्या को कैसे उजागर किया है, ये आप इस पाठ को पढ़ करके अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। मित्रों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, यहीं पर इसकी समाप्ति करते हैं। मेरी यही कामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। इसी कामना के साथ धन्यवाद।